हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, बहुत ही अवेटेड वीडियो जो कि माइन एक्ट का सब्जेक्टिव मैटर्स कवर हम पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसका कंटिन्यूएशन में आज पार्ट 3 अपलोड करने जा रहा हूं। जैसे माइन एक्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप लोग बहुत प्यार दिए और बार बार कमेंट भी आ रहा था कि इसका सब्सिक्वेंट जितना भी वीडियो उसको अपलोड कीजिए। तो उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज पार्ट 3 अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस को हम इन डिटेल में बात करेंगे कि उस सेक्शंस में क्या क्या प्रोविजंस है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले जैसे मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि इस साल आप लोग उतना इंटरेस्ट दे नहीं रहे हैं। माइंस एक्ट, एमएमआर रेगुलेशन, मैनेजमेंट, कोई भी वीडियो के ऊपर ज़्यादा आप लोग व्यू तो जा नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग आप देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग इसका लाभ ज़रूर मिलेगा आपको। तो फिर भी जो लोग नया देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहुंचे। क्योंकि ये सब एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, तो इसमें तो और ज़्यादा हम लोग कुछ एडिटिंग वगैरह कर नहीं सकते। तो फिर भी जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हम सेक्शन 11 तक डिस्कस किए थे माइन एक्ट पार्ट 2 वाला वीडियो में। तो पार्ट 3 में हम सेक्शन 12 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे सेक्शन 12 में आप जानते हैं कमिटी के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो कमिटी जो है उसका काम क्या है, उसमें कितना मेंबर रहते हैं, उसका मतलब कैसे प्रोसीजर क्या है, कमिटी मीटिंग्स कैसे होता है, कौन बुलाता है, कितने दिन में बुलाता है, ये सारे जानकारी जो है सेक्शन 12 में डिस्कस किया गया है। लेकिन दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि माइन एक्ट फादर ऑफ लॉ है, और माइंस एक्ट में जो जो प्रोविज़न है उसको मतलब और डिटेलिंग करने के लिए उसके अंडर में रूल और रेगुलेशन फॉर्मेशन होते हैं। और रूल जो है वो हेल्थ और सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करता है, और रेगुलेशन जो है वो इंजीनियरिंग मैनर ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क प्लेस का सेफ्टी के ऊपर फोकस करता है। तो ये कमिटी का जो सेक्शन 12 में जितना लिखा गया है, जितना डिस्कशन किया गया है, उसका और कुछ पार्ट और डिटेलिंग माइन रूल में भी है। तो मैं वो सारे चीज़ को इकट्ठा करके, यानी कि माइंस एक्ट का सेक्शन 12 में जितना लिखा गया है कमिटी के बारे में, और उस कमिटी के बारे में माइंस रूल में भी जो लिखा गया है जितना उसका डिटेल, सबको इकट्ठा करके यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ताकि और टोटल एक बार इसको पढ़ लेंगे तो और रूल को भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कमिटी के बारे में रूल में क्या लिखा गया है। इन टोटल ये एक समरी है। ठीक है, तो ओवरऑल इतना ही आपको कमिटी के बारे में रूल में भी लिखा गया है और एक्ट में भी लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले आते हैं कंपोजिशन के ऊपर कि कमिटी का जो कंपोजिशन होता है, कमिटी में कितना मेंबर रहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा कि कमिटी का मेंबर टोटल 8 होते हैं। कौन कौन रहते हैं कमिटी में? कमिटी में जो चेयरमैन होते हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन बट नॉट द CIM और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। यानी कि कमिटी का जो CIM है, कमिटी का जो चेयरमैन है वो CIM नहीं होते हैं, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वो नहीं होते हैं। दूसरा कोई होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन वो CIM नहीं और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस भी नहीं होते हैं। ठीक है, उनसे वो एक दूसरे आदमी होते हैं जो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, एक मेंबर हो गए। दूसरा मेंबर CIM खुद होते हैं कमिटी का, तो 2 मेंबर हो गए। तो टोटल मेंबर हम पहले कितना बताए, टोटल मेंबर कमिटी का 8 हो गए। इसको येलो कर देता हूँ। टोटल मेंबर 8। तो पहला मेंबर कौन हो गया? चेयरमैन। चेयरमैन कौन होते हैं? ऐसा एक आदमी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय है, लेकिन वो ना तो
सीआईएम खुद है, ना कोई इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है। ठीक है, वो एक दूसरा आदमी होता है, वो होता है चेयरमैन। वो हो गया पहला मेंबर। दूसरा मेंबर कौन है, कौन हो गए, वो खुद सीआईएम, यानी कि जो धनबाद में जो डीजीएमएस बैठते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, वो उसका एक मेंबर होते हैं। 2 आदमी हो गए, 2 मेंबर हो गए, बाकी रह गए कितना, बाकी रह गए 6। वो 6 कौन होते हैं, वो 6 में से एटलीस्ट 2 आदमी ऐसे होते हैं जो माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब क्या, माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब वर्कर का मतलब जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसको कमिटी में रखने के लिए 2 मेंबर चुने होके जाते हैं जो कि कमिटी का मेंबर होते हैं। यानी कि माइनर्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, यूनियन। तो जो जितना भी ऑल इंडिया लेवल पे यूनियन है, उनसे चुने हुए 2 मेंबर जो कि माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कमिटी का मेंबर रहते हैं। और उनमें से वो जो 2 हो गए माइनर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर, उनमें से एक मेंबर एटलीस्ट जो कोल माइनर्स को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। ठीक है, तो कितना हो गया अभी तक, टोटल 4 हो गए। कौन कौन 4 हो गए, पहले तो जो चेयरमैन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, लेकिन वो ना तो सीआईएम है ना इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है। ये हो गया पहला, चेयरमैन खत्म हो गया मतलब चेयरमैन का बात हो गया। अभी सेकंड कौन है, खुद सीआईएम, 2 हो गए। अभी जो 6 बचे, 6 में से 2 मेंबर जो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन 2 में से एटलीस्ट एक मेंबर जो कोल माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी तक हो गए 4, बाकी बच गए 4। उस 4 में से 2 मेंबर रहते हैं जो ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी ओनर रहते हैं, ओनर कौन जानते हैं, जितना भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबका ओनर रहता है ना। जैसे आप बोल सकते हैं जिंदल बोल सकते हैं, अल्ट्राटेक बोल सकते हैं, ये सब क्या, ये ओनर है, मतलब वो माइंस का ओनर है। जो ओनर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 मेंबर कमिटी में रहते हैं, और उन दोनों में से एटलीस्ट एक मेंबर जो कोल ओनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6, और बच गए कितना, और बच गए 2। बाकी जो 2 बच गए, वो 2 क्वालिफाइड माइन इंजीनियर होते हैं, यानी कि माइनिंग इंजीनियर होते हैं, जो कि ना तो डायरेक्टली किसी माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 2 तो रिप्रेजेंट किए माइनर्स को, 2 रिप्रेजेंट किए ओनर्स को, और वो दोनों में से कम एक मेंबर रहते हैं जो कोल माइनर या कोल ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो 2 है, वो 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स है। क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स मतलब एटलीस्ट बीटेक इन माइनिंग वाला होते हैं, जो कि डायरेक्टली किसी भी माइनिंग नौकरी में नहीं रहते, किसी माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे अगर माइनिंग इंजीनियर है, डायरेक्ट माइनिंग इंडस्ट्री के साथ रिलेशन नहीं है, तो वो क्या करते हैं। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में वो तो क्या हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट का कोई भी एजुकेशनल बीटेक लेवल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई रिसर्च काम में एंगेज हो सकते हैं, इस टाइप का। लेकिन जैसे प्रोडक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ कोई माइनिंग इंडस्ट्री के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो ये हो गया टोटल 8 मेंबर्स। याद रहा, भूलेंगे नहीं कभी कि कमेटी का मेंबर संख्या कितना है, 8 है। कौन है 8, पहला तो हो गया चेयरमैन, जो कि ना तो सीआईएम है ना ही इंस्पेक्टर है, वो एक थर्ड आदमी है जो कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मतलब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉई है जो दूसरा कुछ काम करते हैं, लेकिन वो सीआईएम नहीं है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नहीं है। ये हो गए पहला मेंबर। दूसरा मेंबर खुद सीआईएम, 2 हो गए। और बाकी जो 6 मेंबर बच गए, उनमें से 2 मेंबर माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मेंबर ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर जो कि डायरेक्टली किसी भी माइनिंग इंडस्ट्री के साथ उनका लिंक नहीं है, इससे 2 मेंबर रहते हैं। ठीक है, और एक बात भी बोला था कि माइनर्स को जो 2 रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से एक माइनर कम से कम कोल माइनर्स को रिप्रेजेंट करने वाला होगा, और जो ऑनर्स का 2 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से कम एक मेंबर कोल माइन ओनर्स को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। ठीक है, टोटल हो गया 8 मेंबर। अभी नेक्स्ट ये तो हो गया मेंबर्स। अभी सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी जो है किसी भी एक इंस्पेक्टर माइंस को सीआईएम
नॉमिनेट करते हैं कि ये है सेक्रेटरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी है वो एक इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है, लेकिन वो कमेटी का मेंबर नहीं है। वो नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा? CIM के द्वारा एज ए सेक्रेटरी। ठीक है, तो सेक्रेटरी का काम क्या है? सेक्रेटरी का काम है कब मीटिंग होगा, उसका प्लेस क्या होगा, उसका टाइम क्या होगा, उसका एजेंडा, ये सब भेजना, मतलब मेंबर्स को इन्फॉर्म करना, ये सब काम सेक्रेटरी का होता है। ठीक है, बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सेक्रेटरी कौन होता है कमेटी का? कोई भी एक इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो कि नॉमिनेट होते हैं CIM के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी प्रोविज़न है कि अगर स्पेसिफिक मैटर्स, किसी माइंस का एक स्पेसिफिक मैटर के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक या उससे ज़्यादा कमेटी भी बना सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक मैटर के लिए। ऐसे तो एक ही होता है कमेटी, लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक मैटर के ऊपर चर्चा करना है, उसको रिजॉल्व करना है, तो उस केस में एक या एडिशनल कमेटी भी बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो टेम्पोरेरी होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रोविज़न है कि ऐसे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो कमेटी का मेंबर हो गए, इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? टर्म ऑफ ऑफिस मतलब कार्यकाल, उनका कार्यकाल कितना है? एक बार इनका कमेटी बन गया, इनका अपॉइंटमेंट हो गया, तो कितना दिन के लिए इनका मतलब सर्विस रहेगा, फिर नया कमेटी बनेगा। तो दोस्तों, जो ये CIM और चेयरमैन को छोड़ के बाकी जितना जो 6 मेंबर बच गए, जो माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर है, बाकी जो 6 मेंबर है उनका कार्यकाल होता है 3 साल, 3 इयर्स। इसको आपको नोट करना है। जितना भी नोट करने वाला चीज़ उसको मैं बोल्ड कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है 3 इयर्स, 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रोविज़न है, मान लीजिए कि 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हो गया और बीच में कोई रिजाइन देके चला गया, उसका कुछ ज़रूरी काम पड़ा, जो भी रीजन हो वो रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसका पद तो खाली हो गया, उसका वैकेंसी हो गया, उसका प्लेस। तो उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जो भी नया मेंबर ज्वाइन करेगा, यानी कि एक आदमी पहले से कमेटी में था, वो रिजाइन देके चला गया, तो बाकी उसका पोजीशन को फुलफिल करने के लिए जो ज्वाइन करेगा मेंबर, उसका कार्यकाल और 3 साल नहीं रहेगा। उसका कार्यकाल कितना होगा कि जितना पीरियड वो जिसका जगह नौकरी करने आया है, उसका जितना टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, इसका जो कार्यकाल उतना दिन रहेगा। समझ गए ना मेरे बात को? मान लीजिए एक कमेटी बन गया, कमेटी बनने के 1 साल बाद एक मेंबर रिजाइन देके चला गया, और कितना बचा उसका नौकरी, एक्चुअली कितना बचा था, और 2 साल था, क्योंकि मेंबर्स का टर्म ऑफ ऑफिस 3 साल रहता है, 1 साल ख़त्म हो गया और 2 साल बचा है, तो उसका वैकेंसी फुलफिल करने के लिए जो मेंबर ज्वाइन करेगा, उसका वैकेंसी रहेगा, उसका जो कार्यकाल रहेगा 2 साल रहेगा और 3 साल नहीं रहेगा। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेजिग्नेशन के ऊपर। रेजिग्नेशन मतलब अभी जो जैसे हम बताए कि अगर कोई मेंबर छोड़ के जा रहा है, तो उसका वैकेंसी फुलफिल करने के लिए जो आ रहा है, उसका कार्यकाल, जिसके बदले वो ज्वाइन करने आया है, उसका जितना पीरियड बचा होगा, इसका कार्यकाल उतना होगा। तो रेजिग्नेशन कौन किसको देगा? अगर बाकी जितना मेंबर है कमेटी का, सभी मेंबर अगर रिजाइन करना चाहते हैं, तो चेयरमैन को देंगे रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो CM लिखा गया है ना, CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, चेयरमैन, उसको मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, नोट में इस टाइप का आप लिखना, चेयरमैन। CM का मतलब है चेयरमैन। तो जितना मेंबर है कमेटी का, वो लोग अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो किसको रिजाइन देंगे? चेयरमैन को देंगे। अगर चेयरमैन खुद रिजाइन करना चाहते हैं तो किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, और ये रेजिग्नेशन लेटर कब इफेक्टिव होगा? ये जब मान लीजिए आज एक रिजाइन लेटर मिला, कोई एक रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा दिया,
तो जिस दिन से वो एक्सेप्ट हुआ रेजिग्नेशन लेटर उस दिन से वो इफेक्टिव होगा। या फिर मान लीजिए वो दे दिया है रेजिग्नेशन लेटर लेकिन कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है, एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, कुछ रिप्लाई नहीं हुआ, तो ऐसे हो कि अगर 30 दिन जिस दिन ख़त्म हुआ, एक्सपायर हो गया 30 दिन, आज दे दिया, आज से 30 दिन के बाद भी कुछ मतलब रिप्लाई नहीं हुआ कि एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, तो 30 दिन के बाद ये माना जाता है कि वो एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लेवल में इस टाइप का सवाल भी आता है। ऐसा नहीं कि हमेशा खाली बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं। तो इसको समझना पड़ेगा कि रेजिग्नेशन लेटर जिस दिन दिया, जब जिस दिन से वो एक्सेप्ट हुआ उस दिन से इफेक्टिव होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या कुछ पता नहीं चल रहा है कि एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ क्या हुआ, तो अगर रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है और 30 दिन ख़त्म होने के बाद वो माना जाता है कि हाँ वो एक्सेप्ट हो गया है, भले वो कुछ रिप्लाई आए ना आए, तो उसका जो पहले मतलब अगर पहले एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, उस दिन से इफेक्टिव होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया है करके समझा जाएगा उस चीज़ को। ठीक है, 30 डेज, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या प्रोविज़न है सेक्शन 12 में? एब्सेंस फ्रॉम इंडिया। पहली बात तो ये बोल रहा है कि कोई भी मेंबर अगर इंडिया का बाहर जा रहा है, फॉरेन कंट्री जा रहा है, तो चेयरमैन को इन्फॉर्म करके जाएगा कि नहीं मैं इतने दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। इसमें नेक्स्ट प्रोविज़न है कि अगर कोई मेंबर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है कितना दिन के लिए, 6 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए, तो वो कंपलसरी है, उसको रिजाइन करके जाना पड़ेगा। क्योंकि 6 महीने तक तो बाकी कमेटी का अलग काम है, उस उतना पीरियड तक ये इतना दिन एब्सेंट रहेगा तो नहीं चलेगा, वो बाउंड टू टेंडर द रेजिग्नेशन। यानी बात को समझे। पहली बात तो बोला कि अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है कोई भी मेंबर तो चेयरमैन को इंटीमेट करके जाना पड़ेगा, उनका नॉलेज में दे के जाना पड़ेगा। दूसरा बात बोल रहा है अगर 6 महीने से ज़्यादा महीना तक आउट ऑफ इंडिया में रहने का इनका इंटेंशन है तो उनको कंपलसरी पहले रिजाइन देना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात बोल रहा है कि अगर कोई मेंबर विदाउट इंटीमेटिंग चेयरमैन अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, चेयरमैन को बिना बताए अगर इंडिया के बाहर जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो ऑफिस से रिजाइन दे दिया है। समझ गए मेरी बात? तो चेयरमैन को इंटीमेशन देना कितना ज़रूरी है आप समझ लीजिए। पहली बात तो है कि जाना है तो चेयरमैन को बता के जाओ। अगर बिना बताए जा रहे हो आउट ऑफ इंडिया तो ये समझा जाएगा कि आप रिजाइन दे के जा रहे हैं। तीसरी बात बोल रहा है कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा पीरियड तक आउट ऑफ इंडिया में रहने का आपका इंटेंशन है तो आप बाउंड हो, पहले रिजाइन दो फिर जाओ। ठीक है, ये सब प्रोविजंस सेक्शन 12 के अंदर कमिटी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या प्रोविज़न है। नेक्स्ट आते हैं डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मीटिंग होता है, कमिटी का काम क्या है तो आगे पढ़ेंगे सेक्शन 13 में। जो भी काम होगा कमिटी में, मान लीजिए एक मीटिंग होगा कमिटी में एक टॉपिक के ऊपर, तो वो जो डिस्कशन होता है फिजिकल मीटिंग होता है, तो इसमें प्रोविज़न है कि आइदर वो फिजिकल मीटिंग होके, फिजिकल मीटिंग मतलब जैसे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेंगे सभी मेंबर, चेयरमैन बैठेंगे, जो टॉपिक आएगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कैसे करेंगे क्या करेंगे, वो हो गया फिजिकल मीटिंग। और एक तरीका भी होता है पेपर सर्कुलेशन। पेपर सर्कुलेशन मतलब क्या कि जो जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना हो उस टॉपिक का पेपर सभी मेंबर के पास भेज दिया जाता है कि आप इस पढ़िए, टॉपिक ये है, और अपना अपना राय बता के चेयरमैन के पास भेज दीजिए कि आपका क्या मतामत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक टॉपिक आया, मतलब एक एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ कि एक नया रूल बनने वाला है, उसका ड्राफ्ट आया है, तो सब जो मेंबर है, फिजिकल मीटिंग तो समझ गए, जैसे मीटिंग होता है रेगुलरली आप अटेंड करते हैं, सब लोग बैठे डिस्कशन हुए, ये आया है इसमें क्या चेंज करना है क्या, उस टाइप का हो गया फिजिकल मीटिंग। पेपर सर्कुलेशन मीटिंग मतलब कि जो ड्राफ्ट रूल आया है वो ड्राफ्ट को सबके पास भेज दिया जाएगा, सभी मेंबर के पास, वो बोला जाएगा कि आप पढ़िए ड्राफ्ट को और किस चीज़ में
कहाँ कहाँ पे चेंजेस चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए, अपना अपना राय लिख के भेज दीजिए चेयरमैन के पास। तो ये हो गया पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से मीटिंग। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रोविज़न में आइदर हो सकता है फिजिकल मीटिंग में, आइदर हो सकता है पेपर सर्कुलेशन में, जैसे चेयरमैन जैसे डायरेक्ट करें, चेयरमैन जैसे निर्देश देंगे उसके हिसाब से होगा। इधर फिजिकली भी हो सकता है मीटिंग, इधर पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से भी हो सकता है। लेकिन इसमें और एक प्रोविज़न है कि मान लीजिए कि एक टॉपिक को पेपर सर्कुलेशन के माध्यम में डिस्कशन किया जा रहा है, लेकिन कुछ मेंबर चाहते हैं कि नहीं, इसको पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से ना करके फिजिकल मीटिंग करके कीजिए तो सही रहेगा। तो ये रिक्वेस्ट चेयरमैन सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, बात यह है। तो इसमें प्रोविज़न है कि सुन सकते हैं चेयरमैन, लेकिन अगर 3 या उससे ज़्यादा मेंबर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से ना करके फिजिकल मीटिंग में ये डिस्कशन किया जाए, तब जाके चेयरमैन ये बात को सुनेंगे। ये भी प्रोविज़न है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये बोला कि कोई भी जो बिजनेस है उसको डिस्पोज करने के लिए इधर फिजिकल मीटिंग हो सकता है या बाय पेपर सर्कुलेशन माध्यम से भी हो सकता है। फिजिकल मीटिंग हो गया तो ठीक बात है, आप जानते हैं इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे बैठते हैं सब लोग अपना अपना राय, जैसे जैसे मीटिंग होता है नॉर्मल चीज़ है ऐसे होगा। पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से अगर कोई बिजनेस डिस्पोज हो रहा है, कोई टॉपिक के ऊपर सबका राय लिया जा रहा है, इस टाइप का चल रहा है, अगर 3 से ज़्यादा मेंबर रिक्वेस्ट किए चेयरमैन को कि नहीं इसको पेपर सर्कुलेशन में करना सही नहीं होगा, आप इसके लिए फिजिकल मीटिंग बुलाइए, अगर 3 से ज़्यादा मेंबर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चेयरमैन में कंसीडर द रिक्वेस्ट और उसके लिए सेपरेट फिजिकल मीटिंग बुला सकते हैं। लेकिन 3 से अगर कम मेंबर ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि चेयरमैन ना सुने। तो इसमें प्रोविज़न है कि अगर 3 या उससे ज़्यादा मेंबर, इसको मैं बोल्ड किया हूँ, देखिए उसको ध्यान दीजिएगा, 3 या ज़्यादा मेंबर अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ को बिना पेपर सर्कुलेशन किए इसको फिजिकल मीटिंग में डिस्कस कीजिए, तो हो सकता है कि उनका बात चेयरमैन सुने। ठीक है, समझ गए मेरी बात को और दोहराना नहीं पड़ेगा। ये सब प्रोविज़न है कमिटी में। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नोटिस ऑफ मीटिंग। मीटिंग के बारे में आप लोग पता चल गया कि मीटिंग कैसा होता है। मीटिंग होता है आइदर फिजिकल मीटिंग में और आइदर पेपर सर्कुलेशन में। तो जो मीटिंग होगा और वो जो मीटिंग का टाइम एंड प्लेस कौन फिक्स करता है कि कब होगा, कहाँ होगा, उसका टाइम एंड प्लेस फिक्स करता है कौन, चेयरमैन। चेयरमैन फिक्स करते हैं कि कब होगा, कहाँ होगा, ये फिक्स करते हैं चेयरमैन। लेकिन मेंबर को इंटीमेट कौन करता है, वो करता है सेक्रेटरी। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले, जिस दिन मीटिंग होने वाला होगा उसका मिनिमम 14 दिन पहले सेक्रेटरी सभी मेंबर को ये इंटीमेट करते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैं बताया ना कि सेक्रेटरी कौन है, एक इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है जो नॉमिनेटेड होता है चेयरमैन CIM के द्वारा। ठीक है, तो उनका काम है कि जिस दिन मीटिंग होगा, मीटिंग से 14 दिन पहले सभी मेंबर को इंटीमेट करे। और एजेंडा कितने दिन पहले सबको सर्कुलेट किया जाता है, 7 दिन पहले। इसको याद रखिएगा, टाइम एंड प्लेस सर्कुलेट होता है 14 दिन पहले, कब होगा, कहाँ होगा, 14 दिन पहले, और क्या डिस्कशन किया जाएगा वो हो गया एजेंडा, वो 7 दिन पहले। ये सब चीज़ को आपको समझना हो, मतलब याद रखना होगा। समझ तो गए आप, याद रखना होगा। नो टाइम एंड प्लेस 14 दिन पहले, एजेंडा 7 दिन पहले। कौन सर्कुलेट करता है, सेक्रेटरी। कौन फिक्स करता है, चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर इमरजेंसी केस है तो हम 2 दिन एडवांस नोटिस देके भी मीटिंग करवा सकते हैं। इमरजेंसी केस में, अर्जेंसी केस में 2 दिन नोटिस देके भी मीटिंग करवा सकते हैं, ये प्रोविज़न भी है। नेक्स्ट बोल रहा है अगर एजेंडा में कोई चीज़ नहीं है, मतलब एजेंडा मतलब क्या क्या डिस्कशन होगा वो मीटिंग में, वो हो गया एजेंडा। अगर कोई चीज़ एजेंडा में नहीं है, वो चीज़ के ऊपर मीटिंग में डिस्कशन होगा या नहीं होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, CM। अगर CM यानी कि चेयरमैन,
चीफ मिनिस्टर मत समझिएगा, सीएम यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, सीएम मतलब चेयरमैन है। चेयरमैन अगर परमिशन देते हैं तो जो चीज़ एजेंडा में नहीं है वो चीज़ को मीटिंग में डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए चेयरमैन का परमिशन चाहिए। वो अगर परमिशन देते हैं तब जाके होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। जितना चीज़ एजेंडा में है सिर्फ उतना चीज़ के ऊपर बातचीत होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोरम। कोरम मतलब क्या है? कोरम मतलब है कि एटलीस्ट कितना मेंबर प्रेजेंट रहने से बिजनेस डिस्पोज होगा या फिर मीटिंग कंडक्ट होगा, नहीं तो पोस्टपोन हो जाएगा, उसको बोला जाता है कोरम। ये कभी कभी एग्जाम में भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरम, ठीक है। कोरम मतलब द मिनिमम मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन ए मीटिंग टू डिस्पोज ऑफ बिजनेस और टू कंडक्ट ए मीटिंग इज नोन एज कोरम। तो कमिटी का केस में कोरम का मतलब है एटलीस्ट 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन। इसको आपको याद रखिए, इंक्लूडिंग, इसके ऊपर दो जोर दीजिए कि कम से कम 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन प्रेजेंट रहने से जाके मीटिंग कंडक्ट होगा, नहीं तो मीटिंग फिर पोस्टपोन हो जाएगा, दूसरा किसी दिन किया जाएगा। और अगर एक बार मीटिंग पोस्टपोन हो जाता है तो मिनिमम 14 दिन के बाद वो पोस्टपोन वाला मीटिंग होगा। 14 दिन के अंदर, 14 दिन मतलब 2 हफ्ता, 2 वीक्स के अंदर और कोई मीटिंग नहीं होगा। 2 हफ्ते बाद जाके फिर नेक्स्ट मीटिंग बुला जाएगा। समझ गए मेरे बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? पहली बात तो कोरम क्या है कि मिनिमम कितना मेंबर रहने से एक मीटिंग कंडक्ट होगा, बिजनेस डिस्पोज होगा, उसको बोलते हैं कोरम। कमिटी के केस में एटलीस्ट 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन। अगर कोरम फुलफिल नहीं हो रहा है तो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगा। तो नेक्स्ट मीटिंग को कब होगा? एटलीस्ट 14 डेज के बाद, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे तो बढ़ेंगे, यहाँ तक जितना हम पढ़े इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। कमेटी का मेंबर का संख्या कितना है? 8, टोटल 8 मेंबर रहते हैं। तो कोरम कितना है उसका? 50%। 8 का 50% होता है 4, यानी कि 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन होता है कोरम। और कितना मेंबर रिक्वेस्ट करने से जाके पेपर सर्कुलेशन में बिजनेस डिस्पोज ना हो के फिजिकल मीटिंग में होगा, ये चेयरमैन फिक्स करेंगे। मिनिमम 3 मेंबर्स और मोर। समझ गए मैं किस चीज़ का बात बोल रहा हूँ? टोटल मेंबर संख्या 8 है, 8 का 50% है 4, तो कोरम हो गया 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन, उससे 1 घटा दीजिए 3, तो मिनिमम 3 मेंबर अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि पेपर सर्कुलेशन ना करके फिजिकल मीटिंग में कोई चीज़ डिस्कशन किया जाए, तब जाके चेयरमैन उसको कंसीडर करेंगे। तो ये जो तीनों चीज़ों, ये भी इक्विवेलेंट टू बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में टोटल मेंबर कितना, जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन MMR में है ना, टोटल मेंबर है 6 का 50% कितना? 3, तो मिनिमम 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन रहने से जाके उसका कोरम फुलफिल हुआ बोल के माना जाएगा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का। उससे 1 घटा देंगे तो हो गया 2। अगर 2 या उससे ज़्यादा मेंबर अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेपर सर्कुलेशन ना करके फिजिकल मीटिंग में एक चीज़ डिस्कशन किया जाएगा, तब जाके उसको चेयरमैन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों रिलेटेड है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन और कमिटी, और सब चीज़ ऐसे ही है। आप अगर पढ़ेंगे दोनों को, मतलब क्या, दोनों को आस पास रख के ना देखिए, आपको इजी हो जाएगा याद रखने के लिए। सब ट्रिक है। अगर आप बोलेंगे इसी रिलेटेड एक वीडियो भी बना दूंगा, आपको ज़िंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं कमिटी और बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बात छोड़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कोरम के बारे में डिस्कस कर लिए। अगर पोस्टपोन होता है तो मिनिमम 14 दिन के बाद नेक्स्ट मीटिंग होगा। और नेक्स्ट चीज़ बोल रहा है कि अगर पोस्टपोन हो गया मीटिंग क्योंकि कोरम फुलफिल नहीं हुआ, तो पोस्टपोन होने के बाद जिस दिन मीटिंग होगा उस दिन चाहे कितना भी मेंबर हो, कोरम फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई उस दिन सब लॉफुल है, उस दिन मीटिंग कर सकते हैं। उस दिन अगर 2 ही मेंबर है और चेयरमैन है तो भी मीटिंग होगा, क्योंकि वो अर्जेंट होके वो मीटिंग है आया है। पहले होने वाला था, वो कोरम फुलफिल नहीं हुआ तो वो अर्जेंट हो गया, नेक्स्ट एक डेट को शिफ्ट हो गया जो कि 14 दिन के बाद। तो उस दिन चाहे कितना भी मेंबर हो, उस दिन कोरम नहीं देखा जाता है। उस दिन डायरेक्ट जितना भी मेंबर होंगे
जितना भी मेंबर होंगे उस दिन मीटिंग होगा। तो ये सब प्रोविज़न है कमिटी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिसीजन बाय मेजॉरिटी। डिसीजन बाय मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि जब पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से कोई क्वेश्चन का ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो ज़्यादा मेजॉरिटी वोट जिधर जाएगा उस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक मतलब कोई एक टॉपिक के ऊपर सबको पेपर सर्कुलेशन किया गया है, आप बोलिए ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए टोटल मेंबर्स कितना है कमेटी का? 8 मेंबर्स है, ठीक है। तो चेयरमैन अपना राय पहले नहीं देते हैं, इसको याद रखें। चेयरमैन अपना जो ओपिनियन पहले नहीं देते हैं। तो चेयरमैन को छोड़ के कितना मेंबर हो गए? 7 मेंबर। 7 मेंबर में से 4 मेंबर बोले हाँ करना चाहिए, 3 मेंबर बोले नहीं करना चाहिए। तो मेजॉरिटी किसका हुआ? हाँ, 4 मेंबर बोले हैं हाँ करना चाहिए तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर इक्वल नंबर ऑफ ओपिनियंस और वोटिंग होता है। इक्वल कैसे हो जाएगा? आप बोलेंगे कि चेयरमैन तो पहले ओपिनियन देते नहीं है, चेयरमैन को छोड़ के तो टोटल 7 मेंबर हुए, तो आइदर 4 हो सकता है, 4-3 हो सकता है, 5-2 हो सकता है। इक्वल कैसे होगा? तो दोस्तों मान लीजिए कोई एब्सेंट है, आउट ऑफ इंडिया गया है या जो किसी भी रीजन के लिए एब्सेंट है, तो मान लीजिए और 6 टोटल मेंबर है चेयरमैन को छोड़ के। 6 में से मान लीजिए 3 जन बोले कि नहीं करना है, 3 जन बोले कि नहीं करना है। इक्वल नंबर ऑफ अगर ओपिनियन होता है तो उस टाइम में कास्टिंग वोट होता है या कास्टिंग ओपिनियन होता है, वो जो कि चेयरमैन का ओपिनियन नहीं लेता है। चेयरमैन का ओपिनियन लेने के बाद जिसका मेजॉरिटी होता है, मान लीजिए वो बोले नहीं करना चाहिए, तो जो पहले 3 थे वो चेयरमैन भी बोले कि नहीं करना चाहिए, तो जिस 4 हो गया नहीं करने वाले में, तो उनका मेजॉरिटी हो गया तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसको इसी हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन बाय मेजॉरिटी। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये है टोटल सेक्शन 12 के बारे में इन डिटेल्स। सेक्शन 12 में सभी तो नहीं है, कमेटी के बारे में सब कुछ तो डिटेल में नहीं लिखा गया है, उसका और डिटेलिंग किया गया है माइन रूल 1955 में। तो उससे भी जितना सब टोटल मिला के ये है जस्टिस मतलब समरी। तो आपको इतना अगर आप याद रख लिए, सेक्शन 12 पढ़ना नहीं पड़ेगा एक्ट का, माइन रूल में जितना से कमेटी के बारे में लिखा गया उसको भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन कमेटी चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 13 पे, फंक्शन ऑफ कमेटी। कमेटी का फंक्शन क्या है? यही बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है। कमेटी का 3 काम है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कमेटी, इस टाइप का आता है। तो इसको आपको ध्यान रखें। 3 फंक्शन है कमेटी का। पहला फंक्शन क्या है कि जब भी रूल रेगुलेशन एक्ट के अंदर बनाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी का ये ओपिनियन लेता है तो वो प्रपोजल को कंसीडर करना और अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देना सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये हो गया पहला फंक्शन। क्या पहला फंक्शन? कि जब भी माइन एक्ट के अंदर रूल रेगुलेशन फ्रेम होते हैं ना, तो जब भी रूल रेगुलेशन बन रहा है वो ड्राफ्ट को पढ़ना कि क्या बनाया जा रहा है और उसमें से क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या नया एडिशन चाहिए, या किस चीज़ को डिलीट कर देना चाहिए, ये जो रिकमेंडेशन है ये कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। कोई भी रूल रेगुलेशन बने, ठीक है। तो कमेटी का काम है कि जब भी रूल रेगुलेशन बन रहा है उसको कंसीडर करके अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देना सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा बात है कि अगर किसी मेजर एक्सीडेंट हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर किया है कमेटी को, तो कमेटी का काम है उस एक्सीडेंट का इंक्वायरी करना और उसका सही रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेफर करता है कमेटी को जिस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उनको इंक्वायरी करना और इंक्वायरी की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना, ये कमेटी का काम है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो कमेटी
फिर इंक्वायरी करता है, नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेफर करेगा वही एक्सीडेंट से, ठीक है। ये हो गया दूसरा इसका फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है कि हियर एंड डिसाइड एनी अपील अगेंस्ट ऑर्डर और नोटिस इशूड अंडर स्टैट्यूट। इसका मतलब क्या है कि एक्ट रूल रेगुलेशन के अंदर कोई भी अगर ऑर्डर इशू होता है, मतलब या नोटिस इशू होता है, जैसे सेक्शन 22 लग गया, सेक्शन 22A लग गया, या कोई भी एक कंट्रावेंशन दे के गया है, और चाहे CIM हो या इंस्पेक्टर हो, और ओनर एजेंट मैनेजर उसके साथ सहमत हो नहीं पा रहे हैं और उनका ऑर्डर या इशू नोटिस के अगेंस्ट में अपील करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को सुनना और डिसाइड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना कि क्या सही है क्या गलत है, ये कमेटी का काम है। समझ गए? तो 3 काम है क्या कमेटी का। पहला काम क्या बताया कि जब नया रूल रेगुलेशन बनता है उसका कंसीडर करना और अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देना सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्सीडेंट को रेफर करता है कमेटी को, उसको इंक्वायरी करके इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को। तीसरा बोल रहा है कि एक्ट रूल रेगुलेशन के अंदर कोई इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या CIM जो नोटिस या ऑर्डर इशू करते हैं उसके अगेंस्ट में कोई अगर अपील किया है तो उस अपील को सुनना और डिसाइड करना कि क्या ठीक है क्या गलत है और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना। ये तीनों चीज़ है कमेटी का फंक्शन, जो कि सेक्शन 13 में लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। सेक्शन 14 के पास आता है पावर ऑफ कमेटी। कमेटी का पावर क्या क्या रहता है दोस्तों। पावर कमेटी का बहुत है। पहला पावर तो इंस्पेक्टर का पावर, यानी कि एक इंस्पेक्टर का जो पावर है, जहाँ पे भी टोटल एक्ट रूल रेगुलेशन में जहाँ भी आप पढ़े, ये इंस्पेक्टर कर सकता है, ये कर सकता है। इंस्पेक्टर का जितना भी पावर है एक कमेटी का भी वही पावर है। दूसरा चीज़ है कि सिविल कोड के अंदर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है 1908, वो जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सिविल कोड का जितना पावर होता है, मैं गलत बोल दिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर एक सिविल कोड का जो पावर है एक कमेटी का भी वही पावर है। तो सिविल कोड का क्या क्या पावर है, सिविल कोड का जितना भी पावर है वो हम मेंशन हुआ है, कहाँ मेंशन हुआ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में कि सिविल कोड का ये पावर है। तो वो पावर है कमेटी के पास, और वो पावर कमेटी कब दिखाता है, कब जब डिस्कवरी करता है, कुछ इंस्पेक्शन करता है, या फिर कोई दोषी को एनफोर्स अटेंडेंस करना है कि नहीं तुम आओ और गीता छू के यहाँ पे शपथ लो, जैसे बोलते हैं ना कोर्ट वगैरह में, वो सब पावर कमेटी के पास भी है। या फिर कोई प्रोडक्शन, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ये डॉक्यूमेंट तुमको लेके आना ही आना है, मतलब इतना पावर है। जैसे सिविल कोर्ट का प्रोसीजर जैसे होता है ना, नहीं तुमको इस दिन आके कोर्ट में हाजिर होना है, जैसे बोलते हैं ना, वो भी में आप देखते होंगे कि तुमको ये डॉक्यूमेंट्स इतना दिन के अंदर सबमिट करना है, इस टाइप का सिविल कोर्ट देता है ना, पावर दिखाता है ना, तो वो सब पावर एक कमेटी का भी है, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑली ये था टोटल कमेटी के बारे में, सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। और इसमें एक कमेटी से ही मैक्सिमम एक हो गया कमेटी, एक हो गया सेक्शन 22A। ये सबसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो दोस्तों और एक आप भूल रहे हैं, सेक्शन आगे होगा जो पेनल्टी प्रोसीजर, वो तो लास्ट में है, उसके बारे में भी दूसरा वीडियो में बातचीत करेंगे। दोस्तों इस टाइप का अगर आप सब्जेक्टिव मैटर कवर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी डिसाइड कर सकूँ किस टाइप को वीडियो पहले मैं बना के अपलोड करूँ, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट जैसे होगा उस टाइप का वीडियो मैं अपलोड करता जाऊँगा। तो इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो फिर वो मल्टीपल चॉइस वाला वीडियो मैं अपलोड करूँगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं इसे सब्जेक्टिव मैटर कवर करके एक एक सेक्शन को समझा के वीडियो अपलोड करना है, तो मैं फिर आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, बेल आइकन तो प्रेस किए हैं। जो लोग नहीं किए आपका फ्रेंड सर्कल में भी इसको सर्कुलेट